पीएफ क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मिथिलेश पाठक है और स्टूडेंट हमें पाठक सर के नाम से जानते हैं। लेक्चर वन वीडियो में फर्स्ट वीडियो में हमने आवेश की उत्पत्ति का इतिहास और घर्षण द्वारा आवेश की उत्पत्ति कैसे होता है इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज के वीडियो में आवेशन का क्या क्या तरीका है, मतलब आवेशन का मतलब है किसी वस्तु को आवेशित हम किन किन तरीकों से कर सकते हैं। सबसे पहले उसका हम डिस्कस करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जितना पॉसिबल होगा आज की क्लास में हम पढ़ाएंगे। तो चलिए आवेशन का चार्जिंग मतलब आवेशन। चार्जिंग मतलब होता है आवेशन। तो देखिए आवेशन क्या होता है। जैसे कि हम मोबाइल चार्ज करते हैं तो आप लोग ध्यान दिए होंगे मोबाइल के स्क्रीन पर चार्जिंग लिखता है। तो चार्जिंग लिखने का मतलब क्या है कि चार्ज मोबाइल हो रहा है, मतलब चार्ज होना स्टार्ट हो गया है। ठीक, तो हम लोग बोलते हैं मोबाइल चार्ज नहीं है, मतलब मोबाइल पर आवेश नहीं है। चार्ज का हिंदी तो ही आवेश होता है। तो चार्ज मोबाइल नहीं है इसका मतलब आवेश नहीं है, और चार्जिंग लिख रहा है इसका मतलब मोबाइल आवेशित होना शुरू हो गया। उसको हम क्या कहते हैं, आवेशन। तो आवेशन के इस विधि में कौन कौन सा मेथड होता है। पहला, चालन द्वारा आवेशन। पहला मेथड क्या बोले, चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय कंडक्टिंग। चालन द्वारा आवेशन, इसमें क्या होता है, किसी अनावेशित वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में लाने पर अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती है। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं चालन द्वारा आवेशन। चलिए फिर से दोबारा रिपीट करते हैं। किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाने पर अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती है, इसे हम कहते हैं चालन द्वारा आवेशन। मान लीजिए हमारे पास एक वस्तु है जो अनावेशित है। अनावेशित मतलब इस पर कोई आवेश नहीं है। एक दूसरी वस्तु है, ये है आवेशित। ये क्या है, आवेशित है। चलिए फिर से देखिए, एक वस्तु हमारे पास अनावेशित है और दूसरी वस्तु है आवेशित। इस दोनों को हम संपर्क में ला देते हैं, एक तार के जोड़ देते हैं चालक तार के द्वारा, तो अनावेशित वस्तु भी इस पर भी चार्ज आ जाएगा, ये भी आवेशित हो जाएगी। इसको हम कहते हैं चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन। चलिए सेकंड जो हमारा है, सेकंड जो मेथड है घर्षण द्वारा आवेशन। सेकंड है घर्षण द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा आवेशन। इसका चर्चा पिछले वीडियो में हो गया था। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न होता है, एक पर धन आवेश एक पर ऋण आवेश। याद कीजिए पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब दो वस्तु आपस में रगड़ते हैं तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर धनात्मक आवेश धन आवेश, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है उस पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। यानी कि आवेश की उत्पत्ति का प्रमुख कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है, क्योंकि हमने बताया था कि प्रोटॉन भारी होने के कारण और न्यूक्लियस में नाभिकीय बल जो बहुत प्रबल बल होता है कि बंधे होने के कारण प्रोटॉन का डिस्टर्शन, प्रोटॉन नहीं निकलता है, इलेक्ट्रॉन ही निकलता है। तो फिर से इसको घर्षण द्वारा आवेशन, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में जाता है, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर धन आवेश, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है उस पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। इस मेथड को कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। तीसरा है हम लोग का प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये क्या होता है प्रेरण द्वारा आवेशन, कि जब किसी अनावेशित वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में बिना लाए ही आवेशित कर देते हैं, उसे ही कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। पिछले वीडियो में हमने आपको बोला था कि जब कांच को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच के पास हल्के हल्के वस्तुओं को आकर्षित करने गुण आ जाता है। ठीक है, वही है प्रेरण द्वारा आवेशन। कैसे होता है ये देखिए, हमारे पास कांच है, एक कांच का एक टुकड़ा है, ठीक है, इसको रेशम से रगड़ कर रख दिए तो मान लीजिए इस पर धन आवेश उत्पन्न हो गया। एक कांच है और हमारे पास कागज का एक टुकड़ा है, छोटा सा मान लीजिए, ठीक है, कागज का टुकड़ा है। हम यहाँ बड़ा दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बड़ा है, हम बोल रहे हैं छोटा है, बस समझने के लिए बड़ा फिगर बना है। देखिए धन आवेश है, ये क्या है, कांच है, और कांच उड़ा किससे है, रेशम से। तो कांच को रेशम से रगड़ कर एक कागज के टुकड़े पर लाते हैं तो प्लस के पास जो नजदीक वाला भाग है इस पर होता है माइनस की उत्पत्ति और इस पर होता है प्लस की उत्पत्ति, क्योंकि ये प्लस। अब बताइए
ये वस्तु अनावेशित था। अच्छा, आप सोचें, आप एक दिमाग में आपके क्वेश्चन आ सकता है कि प्लस माइनस आ कहां से रहा है, ये कहीं से नहीं, ये तो अंदर है ही। मान लीजिए कोई परमाणु है, इस पर प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है प्लस, इलेक्ट्रॉन घूमता है माइनस। तो किसी भी पदार्थ में प्लस और माइनस आवेश पहले से ही है, लेकिन बराबर परिमाण में होता है, इसीलिए कुल आवेश 0 होता है। ठीक है, फिर चलिए फिर से इसको डिस्कस करते हैं। प्रेरण द्वारा आवेशन। कांच को रेशम से रगड़ कर कागज के टुकड़े को उसके पास लाते हैं, तो कांच के जो ये धनावेश है, इसके पास वाला जो भाग है कागज का भाग, इस पर माइनस ऋण आवेश और इधर प्लस आवेश उत्पन्न होता है। तो धनावेश ऋण आवेश के बीच क्या होता है? आकर्षण। इसीलिए कांच हल्के हल्के वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसको क्या कहते हैं? प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन हम लोग पढ़ लिए। तो हम लोगों ने आवेशन का 3 मेथड पढ़ा। कौन कौन? चालन द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। तो आवेशन का सीधा अर्थ हुआ वस्तु को आवेशित करना। ये आवेशित करने का ये मेथड था, ये विधि था। 3 मेथड हम लोग आपको बताए। चलिए इसके बाद चलते हैं, आवेश का द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। आवेश का द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, चलिए इसको समझते हैं कि जब किसी वस्तु को हम धनावेशित करते हैं तो द्रव्यमान घटता है, और जब किसी वस्तु को ऋणावेशित करते हैं तो द्रव्यमान बढ़ता है। वो कैसे? देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक वस्तु A है और एक वस्तु B है। ठीक, इस पर धन आवेश है। तो धन आवेश तब होता है जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो। इसमें से इलेक्ट्रॉन A से निकलकर B वस्तु में गया। A वस्तु इलेक्ट्रॉन निकल कहाँ गया? B वस्तु पर। तो इस पर कौन आवेश आया? धन आवेश। इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश किया तो कौन आवेश आया? ऋण आवेश। कौन आवेश आया? ऋण आवेश आया। ठीक है, फिर से चलिए समझते हैं। चालक हमारे पास A है, चाहे कोई वस्तु A है और B है, दोनों को रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन पहला वस्तु दूसरे वस्तु में जाता है। तो जिस वस्तु से निकलता है इलेक्ट्रॉन उस पर धनावेश होता है, आज सब प्रवेश करता है इलेक्ट्रॉन उस पर ऋणावेश होता है। ये तो पढ़ चुके हैं। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन में कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है ना, द्रव्यमान घटवे ना करेगा। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इसमें से चला गया, इसमें इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ अपना वजन है तो इलेक्ट्रॉन घटेगा ना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान घटेगा ना। तो इसी तरह से कोई वस्तु धनावेशित है तो उसका द्रव्यमान घटता है, कोई वस्तु ऋणावेशित है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है। चलिए फिर से एक बार बताते हैं। ये वस्तु पर धनावेश का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी। तो इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें गया, इलेक्ट्रॉन निकला ना इसमें से, तो उसका द्रव्यमान घट गया, इसका द्रव्यमान घटेगा, इसका द्रव्यमान बढ़ेगा। तो आवेश के द्रव्यमान पर ही प्रभाव पड़ता है कि कोई वस्तु अगर प्लस, सीधा सीधा याद कीजिए, कोई वस्तु धनावेशित है तो उसका इलेक्ट्रॉन घटता है, उसका द्रव्यमान घटता है, और कोई वस्तु ऋणावेशित है उसका द्रव्यमान बढ़ता है। लेकिन ये पूछा जाएगा कि कोई वस्तु आवेशित है, तो आवेशित कहने का मतलब धनावेश भी हो सकता है और ऋणावेश भी हो सकता है। तो आवेशित कहने का मतलब दोनों हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। चलिए फिर से ये तीन जो पॉइंट हम बताए आपको, ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। फिर से इसको बताते हैं। जब कोई वस्तु धनावेशित है तो उसका द्रव्यमान घटता है, कोई वस्तु ऋणावेशित है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है। और कहा जाए कोई वस्तु आवेशित है तो उसका द्रव्यमान घट भी सकता है और द्रव्यमान बढ़ भी सकता है। ये टॉपिक था आवेश का द्रव्यमान पर प्रभाव। चलिए इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मूल आवेश। मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के आवेश या प्रोटॉन के आवेश के परिमाण को ही मूल आवेश कहते हैं। इसका मान ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम आवेश। ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना ही होता है और प्रोटॉन पर आवेश इतना ही होता है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना ही होता है, एक प्रोटॉन का आवेश उतना ही होता है। लेकिन फर्क होता है कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है और प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है। प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान या फिर प्रोटॉन पर आवेश का मान, दोनों का मान तो बराबर होता है, सिर्फ चिन्ह का अंतर होता है। तो मूल आवेश किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के आवेश या प्रोटॉन के आवेश के परिमाण को, उसके वैल्यू को ही कहते हैं मूल आवेश। इसका मान होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। और प्रकृति में इससे छोटा आवेश संभव नहीं है। प्रकृति का सबसे कम आवेश, सबसे छोटा आवेश यही होता है, और इसे हम ई से सूचित करते हैं। किस सूचित करते हैं? ई से। चलिए फिर से हम इसको मूल आवेश के बाद डिस्कस कर दें कि इलेक्ट्रॉन के आवेश और
प्रोटॉन के आवेश के परिमाण को मूल आवेश कहते हैं, सूचित करते हैं ई से, और इसका मान 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। तो हमने अभी तक कौन कौन टॉपिक डिस्कस कर दिया? आवेशन की विधियां, मूल आवेश और आवेश का द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स में। विद्युत आवेश के कौन कौन से मूल गुण हैं, और संभवतः इस वीडियो का ये आखिरी टॉपिक्स है। तो चलिए देखते हैं विद्युत आवेश का पहला गुण, आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता, चाहे इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आवेश योगात्मक होते हैं। क्यों? देखिए, आवेश योगात्मक क्यों होते हैं? आवेश एक अदिश राशि है, विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। अब अदिश अदिश क्या है, ये तो 11th में पढ़ना था। मतलब जिस पर केवल परिमाण होता है उसे अदिश राशि कहते हैं, इसमें दिशा नहीं होता है उसे अदिश कहते हैं। तो आवेश एक अदिश राशि है। तो योज्यता का मतलब क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास एक चालक है, इस पर इस स्थान पर 2 कूलम, इस स्थान पर 3 कूलम, इस स्थान पर 4 कूलम, तो कुल कितना आवेश हुआ? 4, 3, 7 और 2, 9 कूलम। यही है आवेश योगात्मक होते हैं। मतलब कुल आवेश कितना हो गया? आवेश को हम जोड़ सकते, सीधा सीधा भाषा में यह है कि किसी चालक पर अलग अलग स्थान पर आवेश हो तो उसको जोड़ा जा सकता है, उसको ही कहते हैं आवेशों की योज्यता, या आवेश योगात्मक होते हैं। चलिए ये टॉपिक्स हो गया। अगला टॉपिक्स, ये विद्युत आवेश का मूल गुण पहला हो गया, आवेश योगात्मक होते हैं। योगात्मक इसलिए होते हैं कि विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, इसलिए हम इसको आसानी से जोड़ सकते हैं। क्योंकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, इसलिए इसको जोड़ा जा सकता है। अगला है आवेश का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण, तो जैसे ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत पढ़ते हुए ये भी है। देखिए क्या है, आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही आवेश को नष्ट कर सकते हैं। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। फिर से समझते हैं, आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश को सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। चलिए फिर से देखिए, आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही आवेश को नष्ट कर सकते हैं। आवेश को सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। जैसे कि 2 वस्तु को रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, तो इलेक्ट्रॉन आवेश है कि नहीं? तो स्थानांतरित हुआ। अब लास्ट में हम बोले थे किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित होता है। इसका मतलब हुआ ये कि घर्षण कराने से पहले, 2 वस्तुओं को रगड़ने से पहले जितना आवेश था, रगड़ने के बाद भी उतना ही आवेश है। चलिए समझते हैं कैसे है। ठीक है, देखते हैं कि 2 वस्तुओं को रगड़ने से पहले जितना आवेश था, रगड़ने के बाद भी उतना ही आवेश, सेम आवेश होगा। कैसे? देखिए, हमने सोडियम, पिछले वीडियो में सोडियम और लोहा का एग्जाम्पल दिया था, यहां भी वही एग्जाम्पल देते हैं। चलिए, इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 11 होता है, इसका 26 होता है। इसका मतलब 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। इस पर धन आवेश, अभी बताया आपको कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आवेश का मान तो बराबर ही होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। इसको जोड़ के देखिए, यहाँ पे 26 प्रोटॉन और 26 इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस, इसको जोड़ के देखिए कितना आएगा? 0। 11 में से 11 गया 0, चूंकि इसका मान तो बराबर है, और यहाँ 26 में 26 गया 0। यानी रगड़ने से पहले अब जोड़िए, 0 + 0 = 0। यानी कि जब दोनों वस्तुओं को घर्षण नहीं कराया गया था, नहीं रगड़ा गया था, तो कुल आवेश का मान था 0। चलिए अब देखते हैं कि रगड़ने के बाद भी दोनों आवेश का मान 0 होता है या नहीं। अगर 0 होता है तो इसका मतलब आवेश संरक्षित है। चलिए देखते हैं कि रगड़ने के बाद, चलिए हम 2 वस्तुओं को सोडियम और लोहा रगड़ दिए, यहाँ सोडियम और यहाँ पे Ap। मान लीजिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन A से B, सोडियम से लोहा के पास पहुंचता है, तो इस पर आवेश कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 19 कूलम। इसमें कितना होगा? ठीक, इस पर धन आवेश होगा, और यहाँ पे 1.6 10 के पावर माइनस 19 कूलम। चलिए फिर से इसको समझते हैं। हमारे पास एक वस्तु सोडियम है और सेकंड वस्तु लोहा है, दोनों को घर्षण करवा दिए। अभी इसके पहले बोले थे कि रगड़ने से पहले कुल आवेश 0 था। अब हमने दोनों वस्तुओं को रगड़ दिया।
रगड़ने के बाद मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें गया, सोडियम से लोहा में, तो जिसमें से निकलता है उसको धनावेश पढ़ चुके हैं हम लोग। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इतना, तो इतना आवेश हो गया। एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया तो इतना आवेश। अब दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ के देखिए, अब दोनों आवेशों को जोड़ने के बाद देखिए तो कितना आएगा, 0। यानी कि दो वस्तुओं को रगड़ने से पहले भी 0 आवेश था और दोनों वस्तुओं को रगड़ने के बाद भी 0 आवेश है, शून्य आवेश है, अतः आवेश संरक्षित है। अतः किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। यह था हमारा आवेश का संरक्षण। इसके बाद आवेशों का क्वांटमीकरण। आवेशों का क्वांटमीकरण। आवेशों का क्वांटमीकरण ये क्या होता है, किसी वस्तु पर आवेश का परिमाण, किसी वस्तु पर, ये वस्तु हमारा कोई ए है मान लीजिए, किसी वस्तु पर आवेश का परिमाण इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांक गुणज होता है। पूर्णांक गुणज होता है। ये भाषा बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, हम थोड़ा समझाते हैं और तब उस क्वांटमीकरण को परिभाषित हम करेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। चलिए समझते हैं पहले इसको कैसे। देखिए मान लीजिए एक वस्तु ए है और एक वस्तु बी है। घर्षण कराने के बाद से इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, हाँ ये बताना हम नहीं बताया आपको, बता रहे हैं आवेश को सूचित क्यू से करते हैं और इसका मात्रक आवेश का क्या क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल बता रहे हैं कि आवेश को सूचित किससे, क्यू से करते हैं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ए से बी में प्रवेश करता है तो इस पर आवेश का मान इतना होगा 1.6 10 के पावर -19 कूलम। मतलब एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है तो इस पर भी इतना ही होगा, अब वस्तु बी पर उतना ही होगा। फर्क क्या होगा, ए वाला प्लस होगा और बी वाला माइनस होगा। अच्छा चलिए अब देखिए, अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो यहां पे 2 से हमको गुणा करना होगा। अगर 3 निकलता है तो 3 से हमको गुणा करना होगा, 3 से हमको गुणा करना होगा। और प्लस माइनस चलिए फिर हटा देते हैं, इसको बाद में बताते हैं। चलिए फिर से देखिए, मान लीजिए ए से बी में 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इतना आवेश, 2 निकलता है तो 2 से गुणा कर देंगे। अच्छा मान लीजिए एक थैले में बड़ा बड़ा 5 को बैगन है, बैगन रखा हुआ है, एक बैगन 200 ग्राम का है, तो एक निकला था 200 से गुणा करेंगे, 2 निकला था 200 में 2 से गुणा करेंगे ना, कितना निकल गया 400 ग्राम। फिर से देखिए एक थैला में 4 बैगन बड़ा बड़ा है, एक 200 ग्राम का है, एक बैगन निकला तो 200 ग्राम निकला, अगर 2 निकला तो 400 हुआ कि नहीं, 2 गुणा 200, 8 निकला तो 3 गुणा 200 600 ग्राम। ठीक उसी तरह एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इतना आवेश, 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो 2 से गुणा करेंगे, 3 निकला तो 3 से। यदि n इलेक्ट्रॉन निकला तो उसी तरह यदि n इलेक्ट्रॉन निकला तो n से गुणा करेंगे। और कुछ देर पहले इसी वीडियो में हम बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम सूचित ई से करते हैं, तो यहां पर Ne। अब देखिए Q बराबर Ne फॉर्मूला हम लोग को नया मिला, लेकिन हमने बोला कि ए से बी में इलेक्ट्रॉन पहुंचता है इस पर धन आवेश और इस पर ऋण आवेश, यानी कि दोनों आवेश हो सकता है, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस Ne। हमारे पास एक फॉर्मूला मिल गया Q बराबर प्लस माइनस Ne। इस पर न्यूमेरिकल भी बनेगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं। चैप्टर समाप्त होने के बाद जितने भी सूत्र मिलेंगे, फॉर्मूला मिलेंगे इस चैप्टर में, सब पर न्यूमेरिकल का एक अलग वीडियो हम बनाएंगे और डालेंगे सूत्र के साथ में कि फॉर्मूला है और ये न्यूमेरिकल है। फिलहाल फॉर्मूला मिला, चलिए इस फॉर्मूला को एक बार फिर से हम डिस्कस कर देते हैं और ये हमारा टॉपिक का लास्ट वीडियो है और जो भी हम डिस्कस किए संक्षिप्त में एक बार डिस्कस करेंगे तब ये वीडियो एंड किया जाएगा। चलिए फिर से देखिए, 2 वस्तुओं को रगड़ते हैं, मान लीजिए कि ए से बी में 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, 1 निकलता है, तो कितना आवेश होगा, 1 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, जैसे हम बोले थे आपको कि थैला में 4 बैगन रखा हुआ है, एक बैगन 200 ग्राम का है, एक बैगन निकलता है तो 200 ग्राम, 2 निकलता है तो 2 से गुणा करेंगे ना 400 ग्राम, अगर 3 निकलता है तो 3 से गुणा करेंगे। ठीक उसी तरह ए से बी में 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो 1 से गुणा कर देंगे इस आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश में, 2 निकलता है तो 2 से, 3 निकलता है तो 3 से, यदि n निकलता है तो n से, और इसका मान इसको ई सूचित करते हैं तो ई हो गया Ne। और प्लस माइनस क्यों, क्योंकि वस्तु पर धनावेश भी हो सकता है और ऋणावेश भी।
तो हम लोग का ये फॉर्मूला मिल गया, Q बराबर प्लस माइनस Na। इस पर न्यूमेरिकल भी बनेगा, ठीक है। चलिए, तो जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किया एक बार संक्षिप्त में 2 मिनट 3 मिनट के अंदर डिस्कस करके इस वीडियो को समाप्त करते हैं। चलिए, पहला हम यहाँ बताए थे आवेशन की विधियां, चालन द्वारा आवेशन। एक वस्तु अनावेशित है और एक वस्तु आवेशित है, ठीक है। एक वस्तु आवेशित है और एक वस्तु अनावेशित है। मान लीजिए हमारे पास ये वस्तु आवेशित है, इसको हमको आवेशित करना है। कुछ नहीं करना है, ये आवेशित ये अनावेशित, तार से जोड़ देंगे ये भी आवेशित हो जाएगा। तो क्या कहेंगे, ये इस पर चार्ज था इस पर नहीं था। तो मोबाइल चार्ज हम लोग चालन द्वारा आवेशन के द्वारा ही करते हैं, ठीक है। घर्षण द्वारा आवेशन पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। जब दो वस्तु का आपस में रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश उत्पन्न होता है, एक पर धन आवेश होता है एक पर ऋण आवेश होता है। इसको क्या बोलते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन में एक वस्तु आवेशित है एक वस्तु अनावेशित, बिना संपर्क में लाए हैं उसको हम आवेशित कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। इसके बाद आवेश का द्रव्यमान पर प्रभाव। कोई वस्तु धनावेशित है तो उस पर द्रव्यमान घटेगा, कोई वस्तु ऋणावेशित है तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, और यदि कोई वस्तु सिर्फ आवेशित है तो उसका द्रव्यमान घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। इसके बाद तो पढ़े थे मूल आवेश। इलेक्ट्रॉन के आवेश और प्रोटॉन के आवेश का जो मान होता है वो इतना होता है 1.6 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना ही होता है और प्रोटॉन का इतना ही होता है। बस फर्क ये होता है कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस और प्रोटॉन पर एकदम सेम वैल्यू रहेगा। और इस इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम इलेक्ट्रॉन के आवेश या प्रोटॉन के आवेश के परिमाण को सूचित किससे करते हैं, ई से। और ई का मान ये दोनों हो गया, आप प्लस में तो चिन्ह है धनावेश और ऋणावेश। और प्रकृति में इलेक्ट्रॉन के आवेश छोटा आवेश संभव नहीं है, सबसे छोटा आवेश यही होता है। तो आवेश ये मूल आवेश था। अब विद्युत आवेश के मूल गुण, आवेश अदिश राशि है इसलिए आवेश को जोड़ सकते हैं, आवेश जोगात्मक होते हैं, आवेश संरक्षित होते हैं, आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। ये हम समझा दिए थे, देख लीजिएगा इस वीडियो को पुराना फिर से, इसी वीडियो को देखिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। और आवेश क्वांटमीकृत होते हैं। ये तमाम टॉपिक्स को हम डिस्कस किए। यदि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक यू।